अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो फजीला की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि उनको 2013 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 5 बीकॉम पार्ट 1 अकाउंट रिसीवेबल का समझाना है, समझा दूं मैं तो देयर गो। तो आप लोग के लिए आसानी होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर हमारे पास M/ज़िया की कुछ इस तरीके से ट्रांजैक्शन मौजूद हैं जो अकाउंट रिसीवेबल की इतनी है, अलाउंस बैलेंस जितना है जो कि बिफोर एडजस्टमेंट है। और यहाँ पर साथ में हमारे पास 10,000 रुपये मौजूद हैं जो कि हमारे को टी अकाउंट से सब्सिडरी लेजर से मालूम हुए थे कि एक कस्टमर का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है 10,000 रुपये का। देन हमारे पास 2013 के तमाम ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं। एंड देन हमारे पास कंपनी पॉलिसी के तहत हमारे पास जो बेडेट्स का हमारे पास जो अलाउंस बेडेट्स का हमारे पास जो रेट है वो 10% है। और आपको दिमाग में एक बात रखनी है कि अकाउंट रिसीवेबल बनाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट अप्रोच और दूसरा होता है बैलेंस शीट अप्रोच। अगर आपके पास किसी भी किस्म का कोई इंडिकेशन नहीं दिया हुआ कि बैलेंस शीट अप्रोच है या इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है तो आपको दिमाग में रखना है कि आपको बैलेंस शीट अप्रोच के तहत ही इसको मुकम्मल करना है, ठीक है। एंड देन हमारे पास यहाँ पर उन्होंने बताया है रिक्वायरमेंट में कि हमारे को तमाम पॉसिबल एंट्रीज बनानी है, यानी कि जनरल जर्नल बनाना है जिसके अंदर तमाम तरह एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज हो गई 2013 एंड 2015 अब 2012 एंड 2013 की, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं बगैर किसी डिले के। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास तमाम तरह एंट्रीज मौजूद हैं। अब हम सबसे पहले इस वाले जो जगह है यानी कि इस वाली तमाम तरह एंट्रीज को हम सॉल्व करेंगे। एक पहला मुश्किल थोड़ा तरीका था, मैंने उसको काट दिया है, तो हम आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास हुआ है सोल्ड हुई है मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट पर 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए की मर्चेंडाइज हमने बेची है अकाउंट पर, ठीक है। ऑन अकाउंट सेल्स ऑन अकाउंट हुआ है जिसमें से आप देखें तो सेल हुई है 10,000, मतलब इसी में हमारे पास 10,000 रुपये हैं। 5 लाख रुपए में से जो 10,000 रुपये हैं वो कस्टमर के हैं। एडवांस पेमेंट हुई है 2012 में। कब हुई है? 2012 में। अब देन हमारे पास यहाँ पर जो एंट्री बनेगी हमारे पास वो 5, यानी कि आपने दिमाग में थोड़ा खोल के आपने जब पेपर देना है दिमाग ज़रा खोल लेगा आप लोग सब, क्योंकि आपके पास एक ही जो सेंटेंस होता है उसी के अंदर हमारे पास 2 एंट्रीज निकालने के लिए दे देते हैं ये हमारे बोर्ड वाले, जो थोड़ा सा हमारे लिए ट्रिकी होता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि सेल्स ऑन अकाउंट में से 5 लाख रुपए थे, ठीक है, उसमें से आपने 10,000 रुपये माइनस कर देना है सबसे पहले। तो आप ये काम करेंगे तो सेल्स ऑन अकाउंट में हमेशा एक ही एंट्री बनती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। जो मैंने कहा था आपने जब माइनस किया तो हमारे पास 4 लाख रुपये, 4,90,000 रुपये निकला। और जो 10,000 रुपये जो हमारे पास जो कस्टमर के थे, जो एडवांस पेमेंट हुई थी और सेल एडवांस यानी एडवांस पेमेंट ऑन सेल हुई, सेल पे हमने की, एडवांस पेमेंट हमने की थी, सेल जब हमने किया था तो एडवांस पेमेंट पे हमने सेल किया था। तो उसमें से जो 10,000 रुपये हैं उसकी जो एंट्री बनेगी एडवांस पेमेंट फ्रॉम अ कस्टमर, तो उसकी एंट्री बनेगी एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, क्योंकि सेल यानी हमने बेचा ही हमने एडवांसेस फ्रॉम अ कस्टमर पर, ठीक है। एडवांसेस फ्रॉम अ कस्टमर से हमने बेचा हमने, तो हमारे पास इस पर जो एंट्री बनेगी एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। अब ये पहला ही हमारे पास चल रहा है एंट्री का, तो हमने इसकी इंडिकेशन दी है कि फर्स्ट का फर्स्ट है और फर्स्ट का सेकंड है हमारे पास, ठीक है। एंट्री एक साथ 2 हैं। अब हमारे पास बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की हमेशा एक ही एंट्री बनती है, एक होती है अलाउंस बैड डेट्स डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब थर्ड वाले में भी इसी तरीके से 2 सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में 2 हमारे पास एंट्रीज निकलेंगी। एक हमारे पास कलेक्शन हुई है जो कि 4,30,000 रुपये की है, लेकिन 4,30,000 रुपये में से इन्होंने बता दिया कि 30,000 रुपये प्रीवियसली रिटर्न ऑफ की हमारे पास एंट्री बनेगी। तो 4 लाख रुपये आप दिमाग में रख लें, क्योंकि 4,30,000 रुपये में से 30,000 रुपये हटाएंगे तो 4 लाख रुपये ही बचेंगे। तो कैश कलेक्शन की हमेशा हमारे पास जो एंट्री बनती है कैश डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। आपके आसानी के लिए मैंने ये तमाम तरह अमाउंट लिख दिए कि हमने क्यों माइनस किया और आंसर क्यों इतना आया, ठीक है। और प्रीवियसली रिटर्न ऑफ की हमेशा जो 30,000 रुपये जो बचे थे उसकी एंट्री हमेशा 2 बनती हैं प्रीवियसली रिटर्न ऑफ की। तो एक होती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट, कैश डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो हमारे पास बन गई। अब देन हमारे पास ये जो है क्रेडिट बैलेंस का, यहाँ पर हमेशा अब आप देखें ये जो सब्सिडरी लेजर होता है वो साल के आखिरी में बनता है। तो यहाँ ही हमारे पास 2012 की ये जो अमाउंट है वो 2012 की है, क्योंकि जो साल के आखिरी में हमें पता चलता है कि हमने क्या काम किया था, काम कितना हमने ट्रांजैक्शन मुकम्मल की थी। तो हमें इसी तहत हमें पता चला कि एक जो कस्टमर है उसका हमारे पास क्रेडिट बैलेंस मौजूद है। तो हमारे पास यहाँ पर हमने क्या किया, टी अकाउंट बनाया हमने जिसपे हमने 31 अक्टूबर 2012 लिखा है हमने। एंड देन हमने क्या किया, अक्टूबर में ही हुआ था ना, सॉरी दिसंबर, कहाँ देख के लिखती है माम। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या, हमने टी अकाउंट बनाया। तो अब हमने क्या किया यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस, इसकी जो हमारे पास जो था, हमारे पास जो प्रोमिनेंट करके लिखा हुआ था, इसमें अगर आप एक अदद पढ़ें सवाल के अंदर लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस। अगर आपके सवाल में क्रेडिट बैलेंस मौजूद है तो इसकी जो हमेशा एंट्री बनती है वो बनेगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट टू रिकॉर्ड द क्रेडिट बैलेंस।
यानी क्रेडिट बैलेंस लिखने का तरीका आपके पास क्या है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, जो कि 10,000 रुपये हैं। अब आप दिमाग में रखें कि 2012 ही बेटा पहले आता है, 2013 बेटा बाद में आता है। तो आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपने 2012 को आपने उसको मुकम्मल सॉल्व कर देना है, यानी कि 2012 की हम पहले स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो टी अकाउंट बनाया, सबसे पहले जो हमने टी अकाउंट बनाया है 2012 को मुकम्मल सॉल्व करने के लिए बनाया है। तो टी अकाउंट हमने बनाया, तो टी अकाउंट बनाने का आपको तरीका तो मालूम ही होगा। तो हमने टी अकाउंट में जो हमारे पास जो था 2 लाख रुपए जो अकाउंट रिसीवेबल के थे उसके हमने वहाँ पर लिख दिए। अब हमारे पास 10,000 रुपये हमने कैसे लिखे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास 2012 की जो सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास जो एंट्री बनी थी उसमें हमारे पास डेबिट साइड पर आ रहा था, तो हमने डेबिट साइड पर इसको लिख दिया। 2 लाख रुपये में 10,000 रुपये माइनस प्लस किए तो हमारे पास 2,10,000 रुपये। इन दोनों की हमेशा अमाउंट सेम होनी चाहिए, तो हमने इन दोनों की जब सेम की तो यहाँ पर कमी महसूस हो रही थी, तो हमारे पास जो अमाउंट जो आई है वो आई है हमारे पास 2,10,000 रुपये। तो अब हमने क्या किया, इसका जो फॉर्मूला होता है अलाउंस फॉर बैड डेट्स एंड इज इक्वल्स टू अकाउंट रिसीवेबल एंड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ बैड डेट्स। ये जो हमारे पास निकला है अकाउंट रिसीवेबल का एंड निकला है, तो हमारे पास रेट ऑफ बैड डेट्स कहाँ से आया, ये जो हमारे पास मौजूद था क्वेश्चन के अंदर, ये कंपनी पॉलिसी के तहत। तो अब हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 21,000 रुपये आया। देन हमने अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का हमने क्या बनाया, टी अकाउंट, जिसमें हमारे पास बैलेंस हमारे पास मौजूद था 6,000 रुपये, ठीक है, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का। अब हमने क्या किया, और देन ये हमेशा ये जो आता है हमेशा, ये जो हमारे पास अलाउंस बैरेट्स का एंड हमेशा जो आता है वो हमेशा डेबिट साइड पे हम लिखते हैं। तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यू जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, 21,000 रुपये में से माइनस किया 6,000 रुपये, तो 15,000 रुपये आए। तो 15,000 रुपये की हमने कमी थी यहाँ पर, तो हमने वो 15,000 रुपये लिख दिए ताकि हमारे पास दोनों के आंसर सेम है। तो यहाँ पर भी 21,000 रुपये हो गया, यहाँ पर भी 21,000 रुपये आ गया। जो कमी महसूस हुई थी जिसको हमने ऐड करके मुकम्मल किया था आंसर, वो कहलाएगा आंसर बैड डेट्स एक्सपेंस। अगर हमारे पास डेबिट साइड पे आता है तो एक एंट्री बनती है, अगर क्रेडिट साइड पे अगर हमारे पास कमी होती है, बैड डेट्स एक्सपेंस आता है, तो वो हमारे पास उस पर 2 एंट्रीज बनती है। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पे आए तो उसकी 2 एंट्री बनेगी, एक बनेगी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस बैड डेट्स क्रेडिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट एंड बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। तो हमारे पास यहाँ पर हो गया 2012 का कंप्लीट। अब जो हमारे पास है वो है हमारे पास 2013 का। 2013 के उसमें हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल में हमारे पास बैलेंस टी अकाउंट बनाएंगे। अब आप बोलेंगे 2013 में हमारे पास 2,10,000 रुपये कैसे आ गया यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर से आया है। हमने जब अकाउंट रिसीवेबल का जब हमने टी अकाउंट बनाया था, जब हमारे पास जो आंसर आया था यहाँ पर वो हमारे पास आया था 2,10,000 रुपये। तो वही हमने बैलेंस में लिखना है। तो टी अकाउंट में हमारे पास ये जो बैलेंस में हमारे पास 2,10,000 रुपये आया है, वो हमारे पास जो हमने 2012 में जो हमने बनाया था टी अकाउंट में, जो हमारे पास आंसर आया था 2,10,000 रुपये, वही हमने लिखा है यहाँ पर इसके बैलेंस में, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर जो हमारे पास बैलेंस लिखा हुआ था क्वेश्चन में 2 लाख रुपये, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा। तो हमने यहाँ पर बैलेंस में लिख दिया। अब हमने ये तमाम तरह अमाउंट कहाँ से आए, ये जो हमने पूरा का पूरा हमने जनरल जर्नल बनाया था उसमें जहाँ जहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल चाहे डेबिट साइड पर आया हो चाहे क्रेडिट साइड पर आया हो, उसी अमाउंट के तहत हमने जो यहाँ पर क्रेडिट साइड पे आया वो हमने क्रेडिट साइड पे लिखा है, जो डेबिट साइड पे आया था उसको हमने डेबिट साइड पे लिखा है। एंड देन हमने यहाँ पर ये जो लिखा है, अच्छा उसके अंदर आप इस वाले सेक्शन को ऐड नहीं करेंगे, 2012 को आप ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2013 की जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी उसी को हमने ऐड किया है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास मुकम्मल जो आंसर जो हमने ऐड किया था तो हमारे पास 7,30,000 रुपये आया था। लेकिन यहाँ पर हमारे खुद देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि 4 लाख रुपये में 30,000 रुपये ऐड करो, 20,000 रुपये ऐड करो, तो हमारे पास आंसर आता है 4,50,000 रुपये। तो हमारे को मुकम्मल सेम आंसर चाहिए थे। तो 7,30,000 रुपये में से 4,50,000 रुपये अगर हमने माइनस किए तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आया। तो हमारे पास दोनों की दोनों अमाउंट हो गई सेम। तो अब हमारे पास यानी कि बैलेंस सीडी जो हमारे पास हुआ है, यानी हमारे पास बैलेंस हमने इक्वल करने के लिए 2,80,000 रुपये हमने ऐड किए हैं। तो अब हमारे पास जो अमाउंट बनेगी यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, वही जो हमारे पास फॉर्मूला है इसका, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स एंड इज इक्वल्स टू अकाउंट रिसीवेबल एंड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ बैड डेट्स। एंड हमारे पास मैंने आपको बताया 2,80,000 रुपये आया, उसमें हमने वही वाला जो रेट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद था 10% वो हमने लिख दिया। तो हमारे पास आंसर ये आया। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स हमने लिखा, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के बाद हमने वही उसी का जैसा सेक्शन था। अब हमने बैलेंस में अलाउंस बैड डेट्स का 6,000 रुपये जो बिफोर एडजस्टमेंट था वो नहीं लिखना, वही आपको जो 2012 में जो आपने टी अकाउंट बनाया था उसमें जो हमारे पास आया था 21,000 रुपये, वही आपने लिखना है, ठीक है। जो आपने आखिरी में जो हमारे पास जो आंसर जो टोटल बनता है ना वही आपने लिखना है। तो हमारे पास जो बना था वो बना था हमारे पास 21,000 रुपये, और वो हमने लिखा है यहाँ पर इसके बैलेंस में,
अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है एंड अकाउंट रिसीवेबल का हमेशा डेबिट साइड पर। कभी कभार होता है कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स का हमेशा क्वेश्चन के अंदर ही होता है कि वो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, तब हम लिखते हैं डेबिट साइड पर बैलेंस, लेकिन हमेशा इसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो हमारे पास जो अमाउंट हमारे पास मौजूद थी वो तमाम तर हमने जो टी अकाउंट में जहाँ जहाँ पर हमारे पास एक यहाँ पर आया था अलाउंस फॉर बैड डेट्स, एक यहाँ पर आया था, और कहीं पर भी हमारे पास अलाउंस फॉर बैड डेट्स नहीं आया था, उसी के तहत हमने टी अकाउंट से टी अकाउंट पे हमने लिखा, ठीक है, चाहे वो डेबिट साइड पे आया हो चाहे वो क्रेडिट साइड पे आया हो, उसी तरीके से हम उसकी अमाउंट हमने लिख दी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो हमारे पास जो अमाउंट आई अलाउंस ऑफ बैड डेट्स एंड, हमेशा जब भी हम निकालते हैं उसकी हमेशा जो हम अमाउंट होती है वो हमेशा हम डेबिट साइड पर लिखते हैं। तो अब हमें इन तमाम तरह को इक्वल करने के लिए हमने जद्दोजहद की, तो हमारे पास इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमारे को मिलाने पड़े 3,000 रुपये, नहीं हाँ नहीं, हमारे को मिलाने पड़े 3,000 रुपये, हाँ 3,000 रुपये मिलाने पड़े ना, हाँ 3,000 रुपये मिलाने पड़े, तो हमारे पास दोनों के दोनों आंसर इक्वल आ गए, यानी हमारे पास 51,000 दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। एंड देन हमारे पास एडजस्टिंग एंट्री बनी, एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री बनी। अगर हमारे पास क्रेडिट साइड पर डेबिट साइड पर आती है तो सिर्फ एक एंट्री बनती है जो कि होती है अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। यहाँ पर हो गया हमारा आंसर मुकम्मल।